हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। यह टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि टेट, सीटेट या शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, लगभग 4-5 क्वेश्चन तो आप 100% मानकर ही चलिए, क्योंकि इससे पेडागॉजी से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD की पहल पर यह तैयार किया गया एक दस्तावेज है, जिसका नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। इसे शॉर्ट में NCF 2005 कहते हैं, तो यह भी ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। NCF अब तक कितनी बार आया है, इसे भी एक बार जान लीजिए, क्योंकि कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि पहला NCF किस वर्ष आया, दूसरा NCF किस वर्ष आया, तो क्वेश्चन बनता है। NCF पहला वाला आया था 1975 में, दूसरा आया 1988 में, तीसरा आया NCF SE, इसमें SE भी जुड़ गया था, ये आया 2000 में। चौथा है NCF, ये आया 2005 में। अभी NCF 2022 भी आ चुका है, तो ये वाला मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है, नेक्स्ट वीडियो में इसे डिस्कस करूँगी, ध्यान रखिएगा। आज हम जानेंगे NCF 2005 के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। NCF के इम्पॉर्टेंट पॉइंट चलिए समझते हैं इन्हें। NCF 2005 की मूल प्रेरणा जो बनाने की मिली है, वह मिली है रविन्द्रनाथ टैगोर का एक लेख है, जिसका नाम है सभ्यता और प्रगति। इससे इसकी प्रेरणा मिली है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है कि NCF की प्रेरणा कहाँ से ली गई है, तो कहाँ से ली गई है? सभ्यता एवं प्रगति लेख से ली गई है। किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। NCF 2005 में कुल 5 अध्याय हैं और 2 परिशिष्ट हैं। NCF 2005 भारतीय संविधान में वर्णित सभी 22 भाषाओं में अनुवादित है, यानी NCF 2005 का अनुवाद हमारे संविधान में जो 22 भाषाएं वर्णित हैं उन सभी में हुआ है। इसके लिए लगभग 10 लाख रुपए की धनराशि खर्च हुई थी। ध्यान रखिएगा, पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते रहते हैं। अगला देखिए। अब देखिए इसकी समिति का गठन कैसे हुआ, कौन उसके अध्यक्ष थे, चलिए उसके बारे में जानते हैं। वर्ष 2004 में प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में यशपाल समिति का गठन किया गया, जिसे राष्ट्रीय संचालन समिति भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संचालन समिति। नहीं तो राष्ट्रीय संचालन समिति दिया रहेगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। राष्ट्रीय संचालन समिति भी कहते हैं। इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल वही हैं जिन्होंने शिक्षा बिना बोझ के वाला कॉन्सेप्ट दिया था 1992 में। कब दिया था? 1992 में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था शिक्षा बिना बोझ के। वही हैं प्रोफेसर यशपाल, इस समिति के अध्यक्ष। अब देखिए, इस समिति में कुल 38 सदस्य थे। कुल 38 सदस्य थे, ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न भी होती है। कुल पूछा जाए तो 38 सदस्य होगा, ऐसे सिर्फ सदस्य लिखा रहे तो 35 होगा। 35 सिर्फ सदस्य रहेगा, कुल पूछा जाए तो 38 होगा, क्योंकि इसमें NCERT के 3 सदस्य थे। यदि इन्हें जोड़ दिया जाएगा तो 38 हो जाएगा, ये नहीं जुड़े रहेंगे तो सिर्फ 35 होगा। पॉइंट ध्यान रखिएगा, NCERT के 3 सदस्य जुड़ जाएंगे तो 38 हो जाएगा, नहीं तो 35 रहेगा सदस्यों की संख्या। इन्होंने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाकर वर्ष 2005 में दी थी। 2004 में काम स्टार्ट हुआ और उसकी रूपरेखा बनाकर 2005 में दी। ध्यान रखिएगा, इस समिति में 21 विभिन्न क्षेत्रों से सम्मिलित किए गए व्यक्ति एवं कार्य थे।
इसलिए इसे 21 फोकस ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है? 21 फोकस ग्रुप, यानी 21 फोकस ग्रुप। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 21 विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्ति लिए गए थे। जब विभिन्न क्षेत्र हैं तो अलग अलग कार्य भी होंगे, इसलिए इसे 21 फोकस ग्रुप्स नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, एनसीएफ 2005 में जो मार्गदर्शी सिद्धांत बताए गए हैं, चलिए अब इनके बारे में जानते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एनसीएफ 2005 में कितने मार्गदर्शी सिद्धांत हैं? तो 5 हैं। कौन कौन से हैं? चलिए उन्हें जानते हैं। और इनसे क्वेश्चन कैसे बनता है, इनमें से कौन सा मार्गदर्शी सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, कौन सा नहीं आएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। कैसे? समझिए। यानी बालक के अंदर जो ज्ञान है उसे स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। बाहर समाज में जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो स्थान हैं, उनके बारे में बताकर उन्हें समझाया जाए। ध्यान रखिएगा। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी रोट लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, रोट लर्निंग बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए, ये कहता है एनसीएफ 2005। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यानी जो हमारा पाठ्यचर्या है वह सिर्फ पाठ्य पुस्तक तक केंद्रित ना हो, उसके अलावा भी बहुत सारे ज्ञान बालक को दिए जाएं। जैसा कि पहले वाले में कहा गया है, स्कूल को बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाए। तो बाहर समाज में क्या चल रहा है, इन सब के बारे में भी बालक को बताया जाए। परीक्षा को अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, यानी जो परीक्षा हो वह फ्लेक्सिबल हो और कक्षा की गतिविधियों से जुड़ी हो, यानी जो कक्षा में बताया गया हो उसी के अकॉर्डिंग हो। ऐसा नहीं है कि आपने कक्षा में नहीं बताया और परीक्षा लेते समय बहुत सारा अलग से कठिन कठिन क्वेश्चन बना दिया। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। विद्यार्थियों को स्टार्टिंग से ही अगर राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना विकसित की जाएगी तो वह आगे चलकर राष्ट्रीय मूल्यों में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दे सकेंगे। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए। चलिए अब कुछ प्रमुख सुझाव जान लेते हैं जिनसे क्वेश्चन लगातार बनते हैं। देखिए, बालक सक्रिय है, वह स्वयं से जाने और सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियां करे और स्वयं सुधार करे। यानी बालक जब सक्रिय रहेगा तभी वह सीखने में सक्षम हो पाएगा। तो इसीलिए कहा गया है बालक सक्रिय है, वह स्वयं से जाने, यानी अपने ज्ञान को अपने अनुसार समझे, अपने अनुसार सीखे, नई नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियाँ करे। देखिए यहाँ पर गलतियाँ है ना, गलतियाँ सदैव पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि चाहे बालक हो चाहे हम और आप हों, बिना गलतियाँ के नहीं सीख सकते हैं। तो गलतियाँ करें और उस गलतियों को स्वयं सुधारें। यानी आप एक शिक्षक के तौर पर उसकी गलतियों को सुधारने में कैसे उसकी मदद कर सकते हैं या वह स्वयं सुधारे, उसे कैसे समझा सकते हैं। इस तरह सीखना सक्रिय है और सामाजिक गतिविधि है। सामाजिक गतिविधि कैसे है? बालक ने जो अपने स्कूल में सीखा वह अपने समाज में, अपने पास पड़ोस में जाकर देखा और उसके हिसाब से वहाँ पर व्यवहार किया, तो यही सीखना सक्रिय है और सामाजिक गतिविधि है। अगला देखिए, सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। इसीलिए आजकल की शिक्षा में दंड को स्थान नहीं दिया गया है। आप बालक को डांट नहीं सकते या उसे कुछ भी बोल नहीं सकते, बालक चाहे जो करे। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी जो घर की भाषा होगी, मदर टंग होगी, उसे सम्मान दिया जाए। अब ऐसा नहीं है कि बालक अपने घर की भाषा में बोल रहा है, अपनी मातृभाषा बोल रहा है तो आप उसे डांट कर
बैठा दें, ऐसा नहीं है। वे चाहे जो भाषा यूज़ करे उसे सम्मान मिलना चाहिए। चाहे स्कूल हो, घर हो, समुदाय हो, सभी जगह बालक को महत्वपूर्ण माना जाए। वह कुछ बोल रहा है तो उसकी बातों को सुना जाए, तभी उसकी चिंतन क्षमता में विस्तार होगा। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है बहुभाषिक यानी मल्टीलिंगुअल कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं यानी त्रिभाषा सूत्र 3 लैंग्वेज फार्मूला की वकालत करता है। बहुभाषिक कक्षा है तो वहाँ पर बहुत सारे भाषाओं के बालक होंगे, तो इसीलिए त्रिभाषा सूत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। त्रिभाषा सूत्र क्या कहता है? जहाँ पर हिंदी बोली जाती है उस वाले स्टेट में क्या होगा? मातृभाषा होगी, क्योंकि वहाँ पर हिंदी बोली जा रही है। जैसे दिल्ली में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इधर हिंदी बोली जाती है ना, तो यहाँ पर हिंदी क्या होगी? मातृभाषा होगी, यानी मदर टंग हो गई। और फिर इंग्लिश जो होगी वह सेकंड भाषा हो जाएगी, और थर्ड भाषा क्या होगी? कोई आधुनिक भारतीय भाषा होगी थर्ड भाषा। तो ये है हिंदी भाषा स्टेट के लिए त्रिभाषा फॉर्मूला। और जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं यानी नन हिंदी लैंग्वेज स्टेट हैं, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर उनकी मातृभाषा कुछ भी हो सकती है, जैसे कन्नड़, तेलुगु, मराठी, उड़िया, इस प्रकार की उनकी मातृभाषा हो सकती हैं। तो मदर टंग हो गई। उसके बाद सेकंड भाषा उनकी क्या हो जाएगी? हिंदी हो जाएगी। और थर्ड भाषा या तो इंग्लिश होगी या तो कोई आधुनिक भारतीय भाषा होगी। ध्यान रखिएगा, यही है त्रिभाषा फॉर्मूला। तो इस पर जोर देता है एनसीईएफ भी। और देखिए, इसने भाषा के 4 कौशल बताए हैं। कौन कौन से 4 कौशल हैं? देखिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब इसमें ये जो बोलना और लिखना है, ये कौन सा है? ये अभिव्यक्तात्मक कौशल है, जिसे उत्पादक कौशल भी कहते हैं। उत्पादक कौशल कहते हैं या अभिव्यक्तात्मक कौशल या प्रोडक्टिव कौशल कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मैं बोल रही हूँ और साथ साथ में लिख भी रही हूँ ना, तो ये क्या हुआ? ये अभिव्यक्तात्मक कौशल हुआ। और सुनना और पढ़ना जो है ये ग्रहणात्मक कौशल है। कौन सा कौशल है? ग्रहणात्मक कौशल, या इसे ग्राह्य कौशल भी कहते हैं या रिसेप्टिव कौशल कहते हैं। जैसे आप सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो आप ग्रहण कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ और लिख रही हूँ तो मैं अभिव्यक्त कर रही हूँ। इस तरह भाषा के 4 कौशल की बात की है। अगला देखिए, अगला है कक्षा में पसरा हुआ सन्नाटा अधिगम का सूचक नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि क्लास में आप शिक्षक के तौर पर गए हैं तो सभी बच्चों को शांत कराकर बस आप बोलते रहें, तो वह क्या है? वह अधिगम का सूचक नहीं है, क्योंकि बालक एक्टिव नहीं है। ध्यान रखिएगा, एनसीईएफ यह कहता है। और मोटी मोटी किताबें शिक्षा की असफलता का प्रतीक है। छोटा बालक है तो उसे आप मोटी मोटी किताबें पकड़ा देंगे तो वह उसमें क्या समझ पाएगा, क्या सीख पाएगा? इसलिए एनसीईएफ में कहा गया है मोटी मोटी किताबें शिक्षा की असफलता का प्रतीक है। पिछले कुछ वर्षों में स्कूल के बस्ते का वजन तो बढ़ा है, लेकिन गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ है, यह भी एनसीईएफ में कहा गया है। सूचना को ज्ञान ना माने, यानी जो सूचना है उसे ज्ञान ना माने। कैसे? एग्जाम्पल समझिए, जैसे ये वीडियो जब चैनल पर अपलोड होगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा ना, नोटिफिकेशन जाएगा तो वह क्या हुआ? वह सूचना है। अब आपको नोटिफिकेशन मिल गया, सूचना मिल गई, तो ये ज्ञान तो नहीं होगा। ज्ञान कब होगा? जब आप वीडियो को पढ़ेंगे तब ज्ञान होगा। तो यही कहा गया है एनसीईएफ में, सूचना को ज्ञान ना माने। ये सब पॉइंट एज इट इज़ पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, एनसीईएफ 2005 निर्मितवाद या संरचनावाद, जिसे कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहते हैं, अधिगम पर बल देता है। निर्मितवाद यानी स्वयं करके सीखना, वही कहा गया है बालक स्वयं करके सीखेगा। एनसीईएफ के अकॉर्डिंग छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है तथा शिक्षक सुविधा प्रदाता यानी फैसिलिटेटर होता है या सहजकर्ता की भूमिका निभाता है।
शिक्षक जो होगा वह सुविधा प्रदाता होगा, यानी बालक को सीखने के लिए वह उस तरह का माहौल प्रदान करेगा। ऐसा नहीं है कि उसे ज़बरदस्ती सिखा देगा, बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा। इसीलिए कहा गया है शिक्षक सहजकर्ता की भूमिका निभाएगा। पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि शिक्षक क्या है, तो क्या है शिक्षक? फैसिलिटेटर है, सुगम करता है, सहज करता है, सुविधा प्रदाता है, बहुत सारे इसके शब्द हैं। परीक्षा ऐच्छिक हो तथा कम से कम 25 से 40% प्रश्न बहुविकल्पी हो। ये डाटा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। NCF 2005 के अकॉर्डिंग कितने प्रश्न बहुविकल्पी होने चाहिए, तो कितने होने चाहिए? 25 से 40%, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अब जानते हैं NCF में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उसके लिए NCF में क्या सुझाव हैं। देखिए, ये सुझाव है मैथ्स के लिए। क्या कहता है NCF? इसके अनुसार प्राइमरी क्लासेस में मैथ्स का नेचर एकीकृत होना चाहिए। इसका मतलब है मैथ्स को दूसरे सब्जेक्ट के साथ एकीकृत करके पढ़ाना चाहिए। अब छोटा बालक है तो वह ऐसे तो सीख नहीं लेगा कि 2 + 2 = 4, ऐसे नहीं सीख लेगा ना। तो वही यहाँ कहा गया है कि और दूसरे सब्जेक्ट के साथ एकीकृत करके पढ़ाना चाहिए। जैसे आप उसे बताएंगे कि 2 आम मिलाकर फिर 2 आम मिलाया तो कितना हो गया? 4 आम हो गया। इस तरह आप समझाएंगे तो वह समझ पाएगा ज़्यादा अच्छे तरीके से। अगला देखिए, अब यहाँ पर सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन के बारे में कुछ सुझाव बताए गए हैं। देखिए, राष्ट्र के समक्ष सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की समझ विकसित कर सके, यानी यह सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाएं जिससे बालक राष्ट्र के प्रति अपनी जो सामाजिक आर्थिक चुनौतियां हैं उसके लिए समझ विकसित कर सके, उसे समझ सके कि इसका निदान हम कैसे कर पाएंगे। प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंध पर बल देते हुए वातावरण की समग्र समझ विकसित करनी चाहिए। उसे वातावरण के बारे में भी बताना चाहिए कि प्राकृतिक वातावरण कितना ज़रूरी है जीवन के लिए और सामाजिक वातावरण भी कितना ज़रूरी है, समाज क्या कहता है, उसके संबंध उसके साथ कैसे होने चाहिए, ये सब समझ उसके अंदर विकसित करनी चाहिए। साइंस के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट को करना। विज्ञान का कॉन्सेप्ट है तो उसके लिए जब तक वह एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा तो कैसे जानेगा। मूर्त अनुभवों के आधार पर साइंस के कॉन्सेप्ट को सिखाना। मूर्त का मतलब जो बालक देख सके। छोटा बालक है, जब वह देख सकेगा, उसे छू सकेगा, तभी तो समझ पाएगा ना। तो यही कहा गया है कि शुरुआत में इस तरह से बालक के अंदर इन सब विषयों की समझ विकसित करनी चाहिए। अगला देखिए, अगला है अभ्यास प्रश्न। देखिए क्या है अभ्यास प्रश्न। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के संबंध में राष्ट्रीय संचालन समिति में कितने सदस्य शामिल थे? 21, 35, 53 या 12? इनमें से कौन सा इसका सही आंसर है? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ब्लैक बोर्ड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।